आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर से लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा हम लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सियासी सूरमा बनकर उभरा है। देखिए, आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अपनी अगुवाई में महाराष्ट्र में एनडीए को ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक 5 साल पहले इसी फडणवीस की अगुवाई में एनडीए ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जनता ने उनके 5 साल के कार्यकाल पर खुले दिल से मोहर लगाई थी। लेकिन तब बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी थी और गठबंधन की जीत के बाद उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनने की जिद ठान बैठे थे। अपनी जिद के चलते उद्धव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के पाले में चले गए और जनादेश की बेकदरी करते हुए सरकार बना ली। तब फडणवीस ने उद्धव समेत अपने तमाम सियासी विरोधियों को चिताया था कि मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। विरोधियों ने फडणवीस की चेतावनी को तब धुएं में उड़ा दिया था, लेकिन अपनी उस चेतावनी को फडणवीस ने आज सच करके दिखाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने इतिहास रच दिया है। दो तिहाई बहुमत की कौन कहे, यहाँ तो महायुति 3/4 से भी काफी आगे निकल गई है और इस जीत का नायक कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही हैं, जिन्होंने विरोधी दलों के संविधान खतरे में है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मराठी बनाम गुजराती, बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी, बीजेपी जहरीली सांप जैसे चक्रव्यूह को अभिमन्यु बनकर मटिया मेट कर दिया। लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने देवेंद्र फडणवीस के 2014 से 2019 के कार्यकाल पर ही मुहर लगाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की हसरत जन आकांक्षाओं पर भारी पड़ी और जनादेश की नाफरमानी करते हुए उद्धव की अगुवाई में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाअघाड़ी की सरकार का गठन हुआ। तब अपनी चाल में कामयाब हो जाने के मद में महाअघाड़ी के नेताओं ने फडणवीस को कमतर आंकने की कोशिश की थी, लेकिन विराट शख्सियत के स्वामी इस नेता ने विधानसभा में अपने विरोधियों को आगाह कर दिया था कि इतने इतराने की जरूरत नहीं है, एक दिन आएगा जब हमारी उत्ताल लहरों के वेग में तुम्हारी सत्ता का महल साहिल की रेत की तरह बिखर कर बर्बाद हो जाएगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। फडणवीस की इस गंभीर चेतावनी को तब सत्ता के मद में फंसे सियासत के परवाने समझ नहीं पाए थे, लेकिन 23 नवंबर 2024 के ऐतिहासिक दिन उन्हें एहसास हो गया कि फडणवीस को हल्के में लेना उन्हें कितना भारी पड़ गया।
काबिले गौर है कि देवेंद्र जवानी के दिनों में जब सियासत की रफ्तीली राहों का रुख करना चाहते थे तो अपने पति के कड़वे सियासी अनुभवों को याद कर मां ने उन्हें मना कर दिया था। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के पिता जनसंघ से जुड़े थे और इमरजेंसी का विरोध करने की वजह से उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत झेलनी पड़ी थी। इसीलिए मां सरिता फडणवीस नहीं चाहती थी कि देवेंद्र सियासत का रुख करें, पर जैसे तैसे मां को समझाकर देवेंद्र ने लोक कल्याण की भावना के साथ राजनीति की राह पकड़ी और 23 नवंबर 2024 को उस फैसले को सही साबित कर दिखाया। आज उस मां को अपने बेटे पर बेइंतहा फख्र हो रहा है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी, कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ। महाराष्ट्र में महायुति खास करके बीजेपी को जैसी ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, पार्टी का हर नेता चाहता है कि फडणवीस एक बार फिर सत्ता की बागडोर संभाले। बीजेपी नेता अनुशासन के दायरे में रहकर फडणवीस की ताजपोशी की वकालत कर रहे हैं। तीनों दलों में बिल्कुल संवाद है, कोई विवाद नहीं। तीनों दलों के शीर्षस्थ नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पर इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से 19 मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है और सारे महाराष्ट्र ने उनको स्वीकारा है। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस शख्स ने समर्थन होते हुए भी साल 2022 में पार्टी के हित के लिए एकनाथ शिंदे की सदारत स्वीकार कर ली, उसे किसी पद का लोभ तो नहीं ही होगा। फडणवीस तो पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह इस विराट जीत का सेहरा भी अपने नेता नरेंद्र मोदी के सिर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के नतीजों को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर ताजपोशी की जाएगी? क्या एकनाथ शिंदे फडणवीस के लिए त्याग की वही भावना दिखाएंगे जो फडणवीस ने उनके लिए साल 2022 में दिखाई थी? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। अभी तो यही नजर आ रहा है कि फडणवीस ने अपनी अगुवाई में महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है। देखिए, फडणवीस जब महज 5 साल के थे और पहली क्लास में पढ़ते थे, उस दौरान देश में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी की आंच उनके परिवार पर भी पड़ी थी। इमरजेंसी में उनके परिवार पर ऐसी बिजली गिरी कि उनका कोमल बाल मन करा उठा था। उसी वक्त से उनके मन में कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए विरोध के भाव पनपने लगे थे। आज उसी फडणवीस ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया है। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी तो आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा गांधी के इस अधिनायकवादी फैसले का विरोध करने वालों को बिना किसी अभियोग के जेल में बंद किया जाने लगा। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ही तत्कालीन जनसंघ से जुड़े एक बेहद तेज तर्रार नेता गंगाधर राव को भी बिना किसी गुनाह के निरंकुश सत्ता ने जेल में भेज दिया। बेगुनाह पिता के जेल में जाने से गंगाधर राव का 5 साल का बेटा
बहुत ज्यादा आहत हो गया। बालक का कोमल मन बस यही जानना चाहता था कि मेरे पिता ने आखिर क्या गुनाह किया है। घर वालों का जवाब सुनकर बालक की नादान चेतना बस यही समझ सकी कि उसके पिता को निरंकुश इंदिरा गांधी ने जेल में बंद किया है। इत्तेफाक देखिए कि तब वो बच्चा नागपुर के इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पहली का छात्र था और उस बच्चे को इंदिरा नाम से नफरत हो चुकी थी। उस 5 साल के बच्चे ने तब फैसला किया कि बेशक पढ़ाई छूट जाए लेकिन वो इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। बालक के बेहिसाब हट को देखते हुए घर वालों को झुकना पड़ा और पिता के जेल में रहते ही मां ने उस बच्चे का इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटवाकर सरस्वती विद्यालय में दाखिला करा दिया। वो बागी बालक कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस हैं। मैं पहली क्लास में था और मेरे पिताजी को इमरजेंसी में इंदिरा जी ने 2 साल जेल में रखा। तो 5 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको तो यही पता था कि अपने पिता को जेल में डालने वाली इंदिरा जी है। इसलिए मैंने घर आकर मेरी माँ को कहा कि मेरे पिताजी को जिस इंदिरा जी ने जेल में डाला उसके नाम के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल बदल दीजिए। तो मैं दूसरे स्कूल में चला गया। साफ है कि 5 साल की नादान उम्र में साल 1975 में फडणवीस के मन में कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर विरोध का भाव घर कर गया और विरोध का 49 साल पुराना सहज कोमल भाव आज परिपक्व होकर महाराष्ट्र की धरती से कांग्रेस के वजूद मिटाने की परिणति तक पहुंच चुका है। जिस महाराष्ट्र में बॉम्बे प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक कांग्रेस ने 60 साल से ज्यादा शासन किया, वहां अब उसका अस्तित्व संकट में आ गया है। साल 2014 के बाद जब देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के सियासी क्षितिज पर पूर्ण अरुणिमा के साथ उदय हुआ, तब से लेकर अब तक कांग्रेस का सियासी वजूद मिटने के कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि सियासी विषाद पर खामोश लेकिन कारगर मोहरे चलने वाले फडणवीस राजनीतिक विरोध को निजी दुश्मनी बनाने से हमेशा परहेज करते हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, गांधी परिवार के प्रति मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। देखिए, हम लोग राजनीतिक विरोधी है, हम कोई एक दूसरे के शत्रु नहीं है। और कांग्रेसियों के साथ भी मैं ये मानता हूं कि राजनीति में एक आइडियोलॉजिकल विरोध होता है। हम कोई भारत पाकिस्तान थोड़ी है, एक ही देश में रहने वाली 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों के नेता है। फडणवीस की यही सौम्यता, नैतिकता, विवेकशीलता और उदारता उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग दर्जा दिलाती है। उनके विरोध का भी अपना एक स्तर होता है। मी देखील मीडियामध्ये हे सर्व बघितलं। शरद पवार लंबे समय से महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन जब से फडणवीस का महाराष्ट्र की सियासत में प्रभाव बढ़ा है, शरद पवार की अमूमन सारी रणनीति औंधे मुंह गिर रही है। फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साल 2014 से 2019 के बीच 5 साल का कार्यकाल निष्कंटक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की। ये अलग बात है कि अजीत पवार की चाल और उद्धव ठाकरे की सत्ता की कामना की वजह से 72 घंटे के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र में तत्कालीन शिवसेना, तत्कालीन एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर महाआघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि फडणवीस की प्रो एक्टिव पॉलिटिक्स और गठबंधन के आपसी मतभेद की वजह से बेमेल महाआघाड़ी की सरकार के 2.5 साल के भीतर ही धुर्रे बिखर गए। फडणवीस महाराष्ट्र के नए चाणक्य बनकर उभरे और पूरा देश ये मान रहा था कि फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पर नए गठबंधन का कलेवर ऐसा था कि फडणवीस के सामने महादेव की तरह हलाहल पीने की चुनौती पेश आई। बीजेपी के सामने उद्धव की शिवसेना को खंड खंड करने वाले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मजबूरी थी और फडणवीस इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। पर असली चुनौती तो तब आई जब पार्टी ने एकनाथ शिंदे की सदारत में फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का दबाव डाला। फडणवीस की जगह कोई दूसरा नेता होता तो शायद अपमान के इस विष को पीने से इनकार कर देता, लेकिन पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते महादेव का ये भक्त अपमान का हलाहल हंसते हंसते पी गया। मैं शिवजी का भक्त हूं। आप देखिए, मेरे घर में भी शिवजी विराजमान है। शिवजी के भक्त को विष पीना ही पड़ता है। शिवजी का भक्त ही वो है जो हलाहल को पचाए, जो हलाहल को पीकर भी
मुस्कुराए, जो हलाल को पीकर भी संघर्ष करे और जो हलाल को पीकर भी जीते, वही शिव जी का भक्त है। इसलिए मैं शिव जी का भक्त हूं, शिव जी का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। इमरजेंसी के नामुराद जख्मों की टीस के बीच पले बढ़े फडणवीस का रुझान बचपन से ही आरएसएस की तरफ हो गया। हिंदुस्तान की धरती से अधिनायकवादी और निरंकुश राजनीतिक परंपरा को उखाड़ फेंकने का संकल्प इन्होंने काफी पहले ले लिया था। यही वजह है कि फडणवीस ने अपने भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करनी शुरू कर दी। छात्र जीवन में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और महज 21 साल की उम्र में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पार्षद चुन लिए गए थे। साल 1997 में नागपुर से देश के दूसरे सबसे युवा मेयर बनने का गौरव इन्हें हासिल हुआ था। तब फडणवीस की उम्र महज 27 साल थी। 2 साल बाद यानी 1999 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति ने न जाने कितने रंग देखे, कितने उलटफेर देखे, पर फडणवीस को एक बार भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो लगातार 6ठी बार चुनाव जीतकर एक बार फिर विधानसभा पहुंच गए हैं। दरअसल स्तरहीन या झूठ फरेब की राजनीति में इस नेता का जरा भी अकीदा नहीं है। जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने की वजह से ही इन्हें पार्षद, मेयर से लेकर विधायक तक के चुनाव में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। काबिले गौर है कि केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तब नागपुर के रहने वाले एडवोकेट अप्पा साहब घटाटे ने फडणवीस की जनहितकारी राजनीति के बारे में वाजपेयी को बताया था। फडणवीस की तारीफ सुनकर वाजपेयी इतने अभिभूत हुए कि उनसे मिलने की उन्हें उत्कंठा होने लगी। वाजपेयी की इच्छा का सम्मान करते हुए फडणवीस एडवोकेट घटाटे के साथ उनसे मिलने दिल्ली गए। फडणवीस से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद वाजपेयी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था, वाह क्या स्मार्ट मॉडल विधायक है। फडणवीस के भीतर एक तेजस्वी राष्ट्रवादी नेता का दीदार वाजपेयी ने काफी पहले कर लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा के अप्रत्याशित नतीजे वाजपेयी की दूरदर्शिता की मुनादी कर रहे हैं। फडणवीस की अगुवाई में 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। फडणवीस के नेतृत्व कौशल के बवंडर में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के तंबू कनात सब उखड़ और बिखर गए हैं। तो चलिए, बंदे में है दम के आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक और दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। देखते रहिए JNT। नमस्कार।